हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। Hello everyone, welcome to Vishnu Economics School. I am Kajol and in this video we are going to discuss minors agreement. अब इसके previous video में हम definition of capacity of parties और first minors agreement का condition discuss कर चुके हैं और capacity of parties chapter के total 9 to 10 videos होंगे और इनमें से कुछ videos private videos होंगे जो आपको विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल ऐप पर मिल जाएंगे. So let's get started with the second condition of minors agreement. अब सेकंड कंडीशन कहती है कि बेनिफिशियल अग्रीमेंट्स आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब ये किसके केस में है? माइनर के केस में, कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो माइनर के साथ होता है, ऐसे बेनिफिशियल अग्रीमेंट्स जो एक माइनर के साथ हो रहे हैं उनको हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर करेंगे. अब इसमें कंडीशंस क्या है? अग्रीमेंट विच इज़ ऑफ सम बेनिफिट टू द माइनर प्लस, मतलब इसके साथ साथ नो ऑब्लिगेशन पेड बाय द माइनर मेक्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब इस केस में वो अग्रीमेंट जो है उसमें माइनर का कोई बेनिफिट होना चाहिए. अगर ये कंडीशन है प्लस उसमें माइनर का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर माइनर को कोई भी ऑब्लिगेशन जो है वो पे नहीं करना, तो अगर ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है तब हम इसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंसिडर करेंगे. अगर ऐसा होता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है अगर वो एक माइनर के साथ होता है तो उसमें वो माइनर जो है उसका बेनिफिट होना चाहिए और उसमें माइनर जो है वो कोई भी ऑब्लिगेशन पे नहीं करेगा, तब हम उसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे. अब इससे हमें क्या समझ में आया कि कोई भी माइनर जो है वो बेनिफिशियरी हो सकता है और प्रॉमिसी हो सकता है. मतलब हमेशा जो माइनर है वो सेकेंड एंड पर ही रहेगा. मान लेते हैं प्रॉमिसर है और प्रॉमिसी है, तो अब इस केस में माइनर जो है वो हमेशा प्रॉमिसी के पार्ट पर ही रहेगा, मतलब जो ऑफर का बेनिफिट है वो हमेशा माइनर को मिल रहा होगा. और इस केस में ऐसा भी है कि अगर ऐसा होता है कि माइनर का कोई नेचुरल गार्डियन है, तो द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 के अंदर वो गार्डियन जो है वो नेचुरल गार्डियन जो है उस माइनर का, वो भी उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है माइनर के बिहाफ पे. लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को करने पे माइनर का कोई बेनिफिट होना चाहिए. तो इसीलिए माइनर जो है वो प्रॉमिसी के पार्ट पर हो सकता है और माइनर का कोई नेचुरल गार्डियन जो है वो माइनर के बिहाफ पे किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, लेकिन उसमें माइनर का बेनिफिट होना चाहिए, मतलब उसको कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए. अब इसमें एक कंडीशन है, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप एंड सर्विस बाय अ माइनर. अब इस केस में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है अप्रेंटिसशिप को लेकर या फिर वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करता है कोई माइनर, उस पर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसको हम कैसे कंसिडर करेंगे? तो पहले हम अप्रेंटिसशिप डिस्कस करते हैं, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस डिस्कस करेंगे. अब अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोफेशनल जो है वो अपने अंडर किसी को जब सिखाता है तो इस एक्टिविटी को हम अप्रेंटिसशिप कहते हैं. इसमें जो नॉर्मल वेज होती है उससे लोअर वेज मिलता है. जो भी अप्रेंटिसशिप के अंदर जो भी सीख रहा होता है कोई भी क्राफ्ट या कोई भी आर्ट, तो यहाँ पर लोअर वेज होगा और यहाँ पे कोई प्रोफेशनल जो है वो किसी ट्रेनिंग को सिखाएगा. तो अब अगर ऐसा होता है कि कोई माइनर जो है वो अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कहीं कुछ सीखता है, तो उसके जो सारे प्रोविजंस हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर नहीं आएंगे, बल्कि वो कहाँ कंसिडर होंगे? अप्रेंटिसेस एक्ट के अंदर. अब ये एक्ट क्या है? अब इस एक्ट को बनाने का पर्पस था कि अगर ऐसा होता है कि कोई भी माइनर जो है अगर वो 14 ईयर्स से ज़्यादा की एज का है प्लस कोई भी माइनर का जो गार्डियन है वो उसके बिहाफ पे अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो
तो उस केस में अगर माइनर ऐसा सीखना चाहता है, कोई भी स्किल सीखना चाहता है जो उसे आगे के लिए काम आए ताकि वो एम्प्लॉयबल बन जाए फ्यूचर में और अपनी लाइवलीहुड जो है उसको अर्न कर पाए, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 कि अगर ऐसे जो माइनर्स हैं जो 14 ईयर्स से अबव की एज के हैं लेकिन 18 ईयर्स से कम हैं और उनके जो गार्डियंस हैं वो उस माइनर के बिहाफ पे उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, तो ऐसा जो माइनर है वो किसी भी प्रोफेशनल के अंडर जो है कोई भी आर्ट या स्किल या एम्प्लॉयमेंट स्किल जो है वो गेन कर सकता है ताकि वो फ्यूचर में अपनी लाइवलीहुड अर्न कर पाए। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप में तो ये जो प्रोविजंस हैं वो अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 के अंदर आएंगे, लेकिन अब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है उसमें क्या प्रोविजन है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर ही आता है। अब इसमें क्या है कि कोई भी अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर कोई माइनर जो है वो किसी सेकंड पार्टी को कोई भी सर्विसेज जो है वो प्रॉमिस करता है तो उसको हम एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर माइनर ऐसा बोलता है कि वो ऐसा प्रॉमिस करता है किसी भी सेकंड पार्टी को कि वो उसको सर्व करेगा, कि उसको वो कोई सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और बदले में जो डिफेंडेंट है वो ऐसा प्रॉमिस करता है कि उस सर्विस के बदले वो माइनर को कुछ सैलरी पे करेगा, तो हम इस कंडीशन में इस सर्विस को और इस सैलरी को कोई भी कंसिडरेशन नहीं कंसिडर करेंगे, इसीलिए ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि वेयर देयर इज नो कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर भी सेम रूल एप्लीकेबल होगा। अब हम जो प्रॉमिस किया माइनर ने सर्विस प्रोवाइड करने का, उसको हम कोई कंसिडरेशन कंसिडर करेंगे ही नहीं, और इसके बदले में जो डिफेंडेंट अगर ऐसा कहता है जिसके साथ कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है, अगर वो ऐसा कहता है कि वो उसकी सर्विसेज के बदले कुछ सैलरी पे करेगा उसको, तो उसे भी हम कोई कंसिडरेशन कंसिडर नहीं करेंगे। अब इसमें ऐसा है कि अगर सर्विसेज जो हैं वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं, अगर कोई भी माइनर जो है वो अपनी सर्विसेज ऑलरेडी दे चुका है किसी को, तो उस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस नहीं होगा। ये किसके अंदर आएगा? ये आएगा क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। मतलब इसमें जो डिफेंडेंट है उसको ये बाय लॉ ऑफ वर्च्यू पे करना पड़ेगा सैलरी जो उसने सर्विसेज ली हैं उसके अगेंस्ट। मतलब क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था कि लेट्स से किसी को आपको 100 रुपीज़ देने हैं और वो बाय मिस्टेक आपको ₹1000 जो हैं वो ट्रांसफ़र कर देता है, तो यहाँ पे आप एक क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं कि उसने जो आपको एक्स्ट्रा 900 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिए हैं आप उसको वापस करेंगे। तो इस केस में जो सर्विसेज हैं वो माइनर जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका है, तो यहाँ पे डिफेंडेंट ये बाय लॉ ऑफ वर्च्यू क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये बनता है कि जो डिफेंडेंट है वो पे करेगा उस माइनर को जो सर्विस उसने अवेल करी है उस माइनर से, उसके अगेंस्ट। तो इसीलिए यहाँ पर हमने देखा कि अगर यहाँ पे ऐसा कोई अग्रीमेंट होता है जिसमें माइनर को कोई बेनिफिट हो रहा है तो उसे हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, और उसके बदले में माइनर जो है वो कोई भी ऑब्लिगेशन जो है वो पे नहीं करेगा, तब भी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कंडीशन डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।